हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष फिर से लेकर आ गए हैं 27 दिसंबर का करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम्स हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, ईपीएफओ यूपीएससी द्वारा ही कराया जाता है, इन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला ये न्यूज। चलिए देख लेते हैं आगे। ठीक, देखिए आज की जो सुर्खियां हैं वो एक साथ मैंने यहाँ पे कर दी हैं। आपका 100% का एफडीआई हो गया, डीटीएच में इफ्को का गैस लीक, क्या जानेंगे पूरी चीज। इंडिया आर्बिट्रेशन में ले गया है वोडाफोन को सिंगापुर में, ब्रिटेन एंड यूरोपियन यूनियन, और उसके बाद ब्रेक्सिट एग्रीमेंट, क्या चीजें हैं। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए फायरफ्लाई की बात हो रही है। ठीक, और आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दूं कि हमारे यूपीएससी के 2021 और ईपीएफओ के 2020 के जो है पेड ग्रुप चालू हैं, आप लोग जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज, पूरा रेलेवेंट मटेरियल और पर्सनल गाइडेंस और कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज, आपके डाउट सब कुछ यहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। ठीक, ज्वाइन करने के लिए कॉल कर सकते हैं 85648805309696060608 पर। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हमारा मोडस ऑपरेंडी क्या है। एक रजिस्टर रखिए, जो नए हमारे सब्सक्राइबर है, जो नए आ रहे हैं हमें देखने, वो याद रखें कि रजिस्टर रखिए जिसमें कि आप लोग क्वेश्चंस जो मैं पूछता हूँ उसके आंसर लिखिए, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ वो भी लिखिए, और इस एक रजिस्टर एक जगह रखेंगे। जो भी एड ऑन करना है इसी में करिए, ताकि आखिरी में आप लोग जो है जल्दी रिविजन कर सकें इसी रजिस्टर से उठा के। साथ ही साथ मैप बुक आप लोग लेनी है, इंडिया की जो है ऑक्सफोर्ड वाली, और वर्ल्ड की आपको ओरियन ब्लैक स्वॉन वाली। ठीक, इसके बाद जो है आपको सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस जो है मेंस वाला, वो आपको कंठस्थ तरीके से याद होना चाहिए, A to Z तरीके से याद होना चाहिए। ठीक, ये छोटी बातें हैं, बाकी मैं जो गाइडेंस देता हूँ उसको जो है आप लोग जो है जरूर फॉलो करिए, जैसे कि इंटरलिंकिंग कैसे ज़्यादा टाइम तक रिमेंबर करें, वो सारी बात है। आज शुरुआत करने से पहले एक कोट मैंने सोचा आप लोग को बता देता हूँ। कोट यह है कि ये जरूरी नहीं है कि आप कहाँ से आ रहे हो, ये ज़्यादा जरूरी है जानना कि आपको कहाँ तक जाना है। तो अगर आप अपनी मंजिल जानते हैं तो आप उसके लिए प्रयत्न जरूर करेंगे, और जब तक वो मंजिल मिल नहीं जाती तब तक आप हार नहीं मानेंगे मेरे हिसाब से। ठीक, और ये आपके मोटिवेशन के लिए है, और आप लोगों को मेरे मोटिवेशन के लिए क्या करना है, आंसर्स देने हैं कमेंट करके। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर्स देने हैं, और हमारा एक ही नारा है, जो आंसर देगा वो सिलेक्शन जरूर लेगा, और जो नहीं देगा वो बाद में पछताएगा। ठीक, तो पहला जो है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है कि डीटीएस, डायरेक्ट टू होम, जैसे आपने देखा होगा ना, डिश टीवी, ठीक, आपका जैसे टाटा स्काई, इन सब में क्या है कि अब 100% एफडीआई कर दी गई, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स आके डायरेक्टली जो इन्वेस्ट कर सकते हैं इन कंपनीज में। ठीक, 100% तक, उसमें गवर्नमेंट की कोई अप्रूवल या ऐसी कोई लेने की जरूरत नहीं है, सीधे आके जो है 100% उठा के जो है अपना इन्वेस्टमेंट करिए और चालू करिए। एफडीआई जो है ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म होता है। ठीक, दूसरा जो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, ये ज़्यादातर शेयर मार्केट और स्टॉक्स में वो करता है इन्वेस्टमेंट, और ये शॉर्ट टर्म होता है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए आता है, और जो है इसको हॉट मनी भी बोलते हैं। तो ये एफडीआई और एफपीआई का मैंने सोचा साथ में आपको बता देता हूँ। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, और ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में सिंपल है। इसमें डायरेक्ट टू होम क्या होता है, वही जो छतरी लगी होती है छत पे, आपने देखा होगा, सैटेलाइट के जरिए जो इससे डायरेक्ट करते हैं, यहाँ से रिसीवर चला गया यहाँ, और यहाँ पे आप टीवी पे बैठ के देख सकते हैं इसको, यही होता है आपका डायरेक्ट टू होम। अब इसमें आप लोग को मुझे जो चीज़ बतानी वो ये है कि कौन सी रेडियो फ्रिक्वेंसी या फिर कौन सी स्पेक्ट्रम का यूज़ किया जाता है, ये आप लोग को कमेंट करके बताना। और जो लोग पेड ग्रुप में है हमारे, वो लोग जो है वहाँ पे नोट्स बना के दे सकते हैं। ठीक, जरूर दीजिए। और उसके बाद एडवांटेजेस क्या है डीटीएच के, कि वही है, केबल ऑपरेटर जो होता नहीं है, क्वालिटी सिग्नल अच्छा है, और मंथली केबल जो का बिल जो होता है वो सस्ता हो जाएगा। डिसएडवांटेज ये है कि इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ये डीटीएच लगवाने की। रिवाइज्ड जो गाइडलाइन है उनमें ये बताया गया है क्या चेंजेस, कि 100% का एफडीआई हो गया है। डीटीएच ऑपरेटर अब इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर सकते हैं। लाइसेंस फी जो है अब वही मतलब घटा के 8% से रिवाइज हो गई, 8% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू टू 8% हो गई है। लाइसेंस फी अब मतलब जो लाइसेंस मिलेगा वो 20 साल के लिए मिलेगा, पहले 10 साल था। ठीक, और जब रिन्यूएबल कराना होगा,
रिन्यू कराना होगा, वो भी 10 साल का। एक बार आपने लिया 20 साल के लिए, फिर उसका रिन्यू कराना 10 साल के लिए। ब्रॉडकास्टिंग फर्म को जो है पैसे लाइसेंस फी के क्वार्टरली बेसिस पे देने होंगे, पहले एनुअल बेसिस पे था। ठीक, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की, वो है आपकी इफ्को से रिलेटेड। इफ्को एक सहकारिता जो है वाली लिमिटेड है, कोऑपरेटिव है, और कोऑपरेटिव हमारे जो है आपके किसमें 19th आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक, 19 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, कोऑपरेटिव बनाने की बात कही गई है। आप लोग को मुझे क्या कमेंट करके बताना कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर संवैधानिक संशोधन करके कोऑपरेटिव वर्ड भी जोड़ा गया था 19th आर्टिकल में। ठीक है, ये बताना। अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है, संदर्भ क्या है, ये है कि अमोनिया गैस लीकेज हुई इफ्को के प्लांट से। ये फर्टिलाइजर बनाती है और इसको जो है अपनी सोसाइटीज कोऑपरेटिव की तरह इसको जो है शेयर करती है सब जगह। ठीक, और ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में जो है 22 दिसंबर को लीक हो गई, 2 लोग तुरंत वहां खत्म हो गए। अब अमोनिया जो है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अमोनिया मतलब NH3, यूजेस क्या है, फर्टिलाइजर, ठीक, उर्वरक, और उसमें भी नाइट्रोजन की ज़्यादा इसके लिए होता है। ये एक तरीके का विस्फोटक भी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। टॉक्सिक भी होता है, विस्फोटक भी। अभी आप लोगों ने कुछ 4 अगस्त को सुना होगा कि लेबनान क्या, कौन सा, वहीं जिसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपका, इजराइल के नॉर्थ में मेडिटेरियन सी से लगता है हिजबुल्ला, जहाँ पे ईरान का जो एक ग्रुप है टेररिस्ट, और ऐसा बोला था कि हिजबुल्ला फंडेड बाई ईरान है। और वहाँ के बेरूत जो जगह पे एमोनियम नाइट्रेट की मतलब भंडारण था वहाँ पे बहुत बड़ा, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा एक ब्लास्ट हुआ था। आप लोग जाके उसका यूट्यूब पे चाहो तो वीडियो देख सकते हैं। उस ब्लास्ट से मतलब ऐसा लगा था जैसे मतलब अर्थक्वेक आ गया, और जो कार वार थी वो सब पलट गई थी। ठीक, तो ये भी बताता है कि बहुत बड़ा मतलब विस्फोटक भी है। अब इसमें यहाँ पे क्या है कि विक्टिम जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ अमोनियम गैस के चपेट में आ गए थे। और ये होता क्या है, ये ट्राईहाइड्रेट वही NH3 है, और ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है अमोनियम नाइट्रेट का। अमोनियम नाइट्रेट ही फट गया था वहाँ बेरूट लेबनान में। इसका यूज़ एग्रीकल्चर में हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए स्टोर किया जाता है। लिक्विड फॉर्म में होता है हाई प्रेशर पे, और गैसेस फॉर्म में होता है लो टेम्परेचर पे। ठीक, इसी तरीके से इसको रखा भी गया था गैसियस फॉर्म में, जहाँ पे इफ्को यूनिट में जब इसमें ब्लास्ट हुआ, मतलब इसके ये लीक हो गई थी, सॉरी। तो अमोनियम जो है इंटरेक्ट इमीडिएटली कर जाता है मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है आपका स्किन, आईज, ओरल कैविटी, ठीक, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब श्वास नली और ये सारा कुछ, और ये फॉर्म कर जाएगा जब ये आपको जो है मॉइस्चर मिला इसको कहाँ इन जगहों पे, फिर ये तुरंत फॉर्म कर जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा, जो कि ये बहुत ज़्यादा जो है कॉस्टिक और डिस्टर्ब कर देता है सेल के मेम्ब्रेन्स को। ठीक है, सेल है उसकी मेम्ब्रेन को ख़त्म कर देगा। जब सेलुलर डिस्ट्रक्शन होगा तो वहाँ से एक प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा, जो कि जब सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो यानी कि प्रोटीन जो सेल के अंतर्गत है वो टूटेगा तो वाटर एक्सट्रैक्ट होगा। ये जो वाटर है ये जो है आपका इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब ज्वलनशील होता है। ठीक, और ये जैसे जैसे ही कोशिकाओं का प्रोटीन विघटित होता है, जल का निष्कासन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होती है जो आगे नुकसान पहुंचाती है। ठीक, अमोनिया जो है बहुत ज़्यादा वाटर में सोल्यूबल होता है, ये सॉइल में भी, एयर में भी और वाटर में पाया जाता है। ठीक, ये पॉइंट है, पूछ सकता है वहाँ पे। ये नेचुरली प्रेजेंट भी होता है बॉडी के अंदर, और ये किडनी के द्वारा जो है निकाला भी जाता है, सीक्रेट किया जाता है, ताकि जो एक्सेस एसिड है हमारी जो है बॉडी में उसको जो है न्यूट्रलाइज कर सके, बराबर कर सके। अच्छा, किडनी जो है नेफ्रॉन से बनी होती है, ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन से। और लंग्स का बेसिक ब्लॉक क्या होता है, ठीक, बताइएगा, ए से है क्या कुछ नाम, ठीक। तो द गैस इज टॉक्सिक एंड इफेक्ट करता है कॉजिंग केमिकल निमोनोनाइटिस। ठीक, ये इन्फ्लेमेशन है लंग्स का, और आपका जो है ये इनहेल करके इरिटेंट की तरह काम करता है। ठीक, यूजेस वही है फर्टिलाइजर और सिंथेटिक कंपाउंड जो बनते हैं सिंथेटिक केमिकल, उसका लार्जेस्ट वॉल्यूम से होता है इसका यूज। जो भी अमोनिया बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसका 80% से भी ज़्यादा जो है फर्टिलाइजर बनाने में काम किया जाता है। मोस्ट ऑफ द रिमाइंडर गोज टू फॉर्मल्डिहाइड।
फॉर्मल्डिहाइड के क्या यूज़ है जरूर बताइएगा। ठीक, अगला सिंपल सा, जैसे कि मैंने केन्स वाले में आप लोग को समझाया था, याद है ना, कि होल्डिंग एक्सरसाइज, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, होली ओन सब्सिडी क्या होती है, कैसे एक देश से दूसरे। अच्छा, वोडाफोन वाला केस समझ लगते हैं, इसमें भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगाया था और पूर्वव्यापी कर लगाया गया था। इसमें क्या था कि वोडाफोन ने इंडिया के हचीशन वैम्पोअक था, उसको जो है उसके स्टेक्स, अब इन दोनों को ही जो है आपका, ये कौन सी कंपनी थी, एक सेकेंड, यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे क्या था कि वोडाफोन ने एक्विजिशन कर लिया था हचीशन वैम्पोआ का। ठीक, पहले हच के नाम से था, फिर वहीं अब वोडाफोन बन गया। अच्छा, ये जो डील हुई कि हचीशन जो है अब वोडाफोन बन जाएगा, ये सब हुआ कहाँ पे, केमन आइलैंड्स में, और जिसमें जहाँ पे एक एक तरीके का टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन क्या, हेवन है, हेवन है वाला, स्वर्ग वाला नहीं है हेवन। ठीक, टैक्स हेवन है। यहाँ पे क्या होता है कि टैक्सेशन बहुत ही कम होगा, 0.5% होगा मान लो टैक्सेशन। तो इन्होंने क्या किया कि ये हच हच का भी केमन आइलैंड पे ऑफिस था, और आपका जो है वोडाफोन का भी। ठीक, वोडाफोन कौन सा, यूके वाला। अब क्या हुआ कि इन्होंने केमन आइलैंड, क्योंकि टैक्स हेवन है, तो वहां पे जाके इन्होंने डील कर ली दोनों लोग मिलके कि भैया हच अब जो है वोडाफोन हो जाएगा, एक्विजिशन कर लिया, और टैक्स जो था जो कि बहुत ही कम है, तो उन्होंने वहां पे उठा के टैक्स दे दिया। अब इंडियन अथॉरिटीज एज यूजुअल दे वोकअप, अब वो जब जगे तो उन्होंने कहा कि अरे यार, हमें तो पैसा मिलना चाहिए था, हमें तो मिला नहीं 12,000 और पता नहीं कितने करोड़ों रुपए। तो एक उन्होंने फिर इसको जो है कहा कि तुमने गलत किया है, हमारे यहाँ काम करते हो, इस पूरा इफेक्टिव बिजनेस जो है, मतलब प्रभावी बिजनेस हमारे यहाँ है, और तुम्हारा जो है तुम जाके कहीं पे भी जाके ये एक दूसरे को एक्विजिशन कर ले रहे हो, और तुम हमको एक बता भी नहीं रहे हो, पैसे भी नहीं दे रहे हो कुछ, तो ऐसा कैसे। तो उन्होंने लॉ बना दिया और उसको रेट्रोस्पेक्टिव उस पर जो है वापस लगा दिया। यही सब बवाल है। ठीक, तो अब इंडिया अब क्या है, सिंगापुर में जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट है, वहां पे वोडाफोन को घसीट के ले गया। $2 बिलियन का जो टैक्स है, मतलब एक अगर 7500 है तो आपका जो है 15,000 करोड़ का हो गया। ठीक, तो ये 15,000 करोड़ की बात है कि इसके लिए जो है इंडिया लेके चला गया इसको सिंगापुर में। अब ये पहले ये कि केस इंडिया जो है हार गया था आपका वोडाफोन से, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो डिसीजन लिया था वोडाफोन के पक्ष में लिया था। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो हेग में है, परमानेंट जो आर्बिट्रेशन वाला है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसने भी ये कहा था कि जो तुम इम्पोज कर रहे हो टैक्सेशन वोडाफोन पे, गवर्नमेंट को बोला, इंडियन गवर्नमेंट को, ये इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो इंडिया और नेदरलैंड्स के बीच में, इसको जो है गलत साबित कर रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट को मतलब यहाँ पे भी लड़खड़ा गया। फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल ने ये भी कहा कि तुम एक काम करो, जो तुमने इनका खर्चा करवाया है ये सब लीगल और यहाँ पे केस वेस लड़ने के लिए, उसका 40 करोड़ रुपया उन्होंने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट को वोडाफोन को देने चाहिए। ठीक, टैक्स डिस्प्यूट वही है आपका 15,000 करोड़, और ये आपका जो है 7,900 करोड़ पेनल्टीज में लगाए गए वोडाफोन एक्विजिशन जो उन्होंने करी, इंडिया के मोबाइल एसेट्स जो हेसिशियन के थे, केमन आइलैंड पे कर दिए थे। ठीक, अच्छा, आप चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया ऐसे ही। ठीक, केमन आइलैंड किस ओशियन में है, मतलब ये केमन आइलैंड की लोकेशन बताइए, सिंपल। ठीक, और वोडाफोन जो है पेमेंट देना चाहिए, ये सारी बातें हैं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भैया वोडाफोन सही है, गवर्नमेंट तुम गलत हो। गवर्नमेंट ने जाके क्या किया, तुरंत जाके एक एक डील बना दी, लॉ बना दिया, और कह दिया कि जो है उसको रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से, पूर्वव्यापी तरीके से वोडाफोन के ऊपर लगाना पड़ा। ठीक, और इसके बाद जो है वोडाफोन ने अपना आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स इंडिया के खिलाफ अप्रैल 2014 में चालू करी, और इंडिया ने फिर ये इस एंटेंगल्ड इन मोर, अच्छा, इंडिया पे अब ये कंडीशन ये वहाँ पे बता रहा है कि दर्जन, मतलब कि 12 से ज़्यादा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केसेस चल रहे हैं। और अभी आपने देखा केन एनर्जी वाला जो है वो वहाँ पे भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्लेम और कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात चल रही है। अच्छा, मैंने ये जो सारी चीज़ें हैं टैक्स रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाने का, इसको एक संज्ञा दी थी, एक चीज़ बताई थी जो मैंने नहीं, मतलब मैंने बताया था, अच्छा चलो बताया, तो टैक्स टेररिज्म इसको बोला जाता था। अगर यूपीएससी ये पूछ ले आपसे, या यूपीपीसीएस पूछ ले, ठीक, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपीसीएस की भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी, क्योंकि अब यूपीएससी इसको फॉलो करना चाह रहा है। ठीक,
तो अगर टैक्स टेररिज्म पूछ ले भैया क्या है इंडियन कंटेक्स्ट में, तो आप बता लोगे, बता लोगे ना। ये सब ये जो केसेस चल रहे हैं इसके चक्कर में हो रही जो बवाल। ठीक, अब ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से अब हट निकल गया है फाइनली, और ब्रेक्सिट एग्रीमेंट के बाद में, जो कि 2016 में हुआ था, समझिए कौन सा बता रहा हूँ अब। लेकिन उसकी वजह से कई सारे हो हल्ला मच रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अब उन्होंने ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है ताकि निगेटिव इम्पैक्ट्स कम हो। यूरोपियन यूनियन क्या है, एक तरीके का मार्केट है, ये हो गया ये। ठीक, इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, मार्केट का को जोड़ने की बात करी जाती है इसमें। और उसमें क्या है कि आपका मार्केट में जॉब्स भी आप एक दूसरे कंपनी, जिसमें मतलब ये 27 कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन में, तो जॉब्स आप एक आदमी दूसरे जगह पे जाके, एक कंट्री का मतलब यूके का जैसे पहले था, तो ये जाके जर्मनी में काम कर सकता है। ठीक, इसकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी प्रोफेशनल, वो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली मान होगी, भले ये यूके से पढ़ के आया हो। ठीक, साथ ही साथ आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज बना रहे हो तो एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाओगे देने, तो कोई भी ऊपर से वो नहीं होगा, मतलब फ्री होगा, आराम से जाओ काम धाम करो, कोई भी रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, गुड्स का एक यहाँ पे गुड्स करो। आप जैसे इंडिया से अगर आप मान लो बांग्लादेश में लेके जा रहे हो, तो आपको जो है वहाँ पे भंसार या फिर कस्टम और ये सब देना पड़ता है। यूरोपियन यूनियन में आप एक कंट्री से, जर्मनी से फ्रांस जा रहा है, कोई कुछ नहीं देना है, सब कुछ वो एक ही तरीके ट्रीट करते हैं, एक ही कंट्री की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे अगर कहीं पूछ ले कि ये पॉलिटिकल यूनियन है कि इकोनॉमिक यूनियन, तो ये यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक यूनियन है। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स हो जाते हैं। ठीक, कस्टम वस्टम जॉब्स ये सब जो है नहीं देना पड़ता। तो ये ब्रेक्सिट एग्रीमेंट हो गया था। ठीक, इसमें क्या हुआ कि यूके ने एक रेफरेंडम किया। हो क्या रहा था कि ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ यूके में करते थे, और जो है मजे मतलब यूरोपियन यूनियन में जाके कहीं पे भी जाके वो सारे गुड्स वो करते थे। अच्छा, यूरोपियन यूनियन से यूके वालों को ये लगा कि भैया हमें नुकसान है, कई लोग जो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो यूके में आके मजा लेते हैं। ठीक, और मतलब कि इमिग्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग यहाँ पे जॉब्स जो है खा ले रहे हैं, यूके के लोगों को नुकसान हो रहा है। तो वहाँ पे एक रिफरेंडम हुआ। रिफरेंडम एक तरीके का डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला जो है टूल होता है। ठीक, बाकी कौन कौन से होते हैं, प्रोहिबिशन, ठीक, राइट टू रिकॉल, ठीक, और आपका जो है आपका प्रोहिबिशन, राइट टू रिकॉल और प्लेबेसाइट। एक होता है इनिशिएटिव। ठीक, प्रोहिबिशन नहीं है, इनिशिएटिव होगा, प्लेबेसाइट और राइट टू रिकॉल। ठीक, रिफरेंडम में खाली पूछा था भाई ये बताओ कि यूके ईयू के साथ में रहे कि ना रहे, तो नहीं रहे वाले जीत गए थे। ठीक, यूके में वैसे जो है कई सारी कंट्रीज आती हैं, ध्यान रखना, यूके में कई सारी कंट्रीज जैसे स्कॉटलैंड, ठीक, इंग्लैंड, उसको मिला के जो है यूके बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब जो है इनके बीच में फ्री ट्रेड डील हो गई है। और अच्छा, जब ये ब्रेक्सिट हुआ, रेफरेंडम हो गया, तो उसके बाद जो है लिस्बन ट्रीटी है, ध्यान रखिएगा, ये इस वाले नोट में दे रखा है, मैं अलग से बता रहा हूँ। लिस्बन ट्रीटी होती है जिसमें कहा जाता है कि अगर यूरोपियन यूनियन से कोई निकल रहा है तो उसको कैसे क्या चाहिए, प्रोसीजर क्या रहेगा। इसमें कौन सा आर्टिकल काम आता है, आर्टिकल 50 आता है काम। अच्छा, आर्टिकल 50 जब यहाँ पे बात हो रही, तो आप लोग को क्या बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली आर्टिकल 50 कौन सा है। ठीक, अब यहाँ पे ये है कि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन, सारे बेसिक मैंने एकदम बता दिए हैं 5 मिनट के अंतर्गत। आप लोग को बहुत इसको ध्यान से पढ़िए, जो देखिए 6 बजे आएगा ही आएगा। ठीक, फ्री ट्रेड डील हो गई है, और ये कई सारे इकोनॉमिक जो बवाल मचने वाले थे न्यू ईयर पे, जब ये हो गया था कि अब ये हट जाएंगे, बिजनेसेस पे कोई दिक्कत ना आए, तो अब इसकी वजह से कम इम्पैक्ट पड़ेगा, ये है बताना चाह रहा है। ईयू क्या है, 27 का, यहाँ पे आराम से आओ जाओ, गुड्स का इधर उधर जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। ब्रेक्सिट क्या था कि अब यूनाइटेड किंगडम जो है यूरोपियन यूनियन से भी अलग हो गया, और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी से भी अलग हो गया है, वहां से विड्रॉ कर लिया इसने। ठीक, एटॉमिक एनर्जी है तो मतलब न्यूक्लियर पावर। उसके बाद ये रेफरेंडम 2016 में हुआ था, 52% लोगों ने कहा था हाँ निकल लेते हैं यहाँ से, ईयू में नहीं रहेंगे अब। ठीक, एग्रीमेंट इंश्योर करता है कि कोई भी नए टैरिफ और कोटास जो है नहीं करेंगे। ब्रेक्सिट डील क्या क्या मतलब है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं एक एक स्टेटमेंट। एग्रीमेंट इंश्योर्स दैट द मोस्ट गुड ट्रेडेड बिटवीन द ईयू एंड यूके वोंट फेस न्यू टैरिफ और कोटास।
अब मतलब इनके ये नहीं है कि जो यहाँ सामान बच रहा है बन रहा है वो यहाँ पे चला जाए, कोई मतलब टैरिफ वैरिफ नहीं लगता था पहले, अब कोई अब नए टैरिफ मतलब अपने अपने टैरिफ लगेंगे, इधर उधर जाएंगे, ठीक। और दूसरा ये है कि डील कमिट्स बोथ साइड्स टू अपहोल्ड देयर इन, ये डील, ये ब्रेक्सिट डील में कहा है कि जो भी इन्वायरमेंटल, पर्यावरण, सोशल और ये सारे जो है उनको वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। बोथ साइड जो है कस्टम को लिमिट, कस्टम और का जो रेड टिपिज्म होता है, रेड टिपिज्म क्या होता है, जो ब्यूरोक्रेटिक, जो वहाँ के बाबू लोग जो है जो काम नहीं कर रहे हैं, फाइल रोक के बैठे हुए हैं, वो सब काम को धीमे करेंगे, मतलब इन सबको लिमिट करोगे, ठीक। और इसमें मान्यता किनको दोगे, अथॉराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स को, ठीक, जो कि ट्रस्टेड ट्रेडर्स है तो इनको आसानी से आ जा सके। और जो भी डिस्प्यूट है वो ईयू और यूके मिलके बैठेंगे, इसमें मिलके सॉल्व करेंगे, ईयू कोर्ट्स का कोई वो नहीं होगा, ठीक है। और आपका ये है कि यू नो लॉन्गर भी ऑटोमेटिक म्यूचुअल, अब वही जो एक बंदा यहाँ से पढ़ा हुआ है उस, वो जैसे मान लीजिए यूके में पढ़ा था, वो जर्मनी में जाता था तो उसकी क्वालिफिकेशन मान्य होती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेक्सिट डील में बताया गया यूके नेशनल जो है अब वो नो लॉन्गर हैव द फ्रीडम, अब यूके नेशनल जाके आराम से जर्मनी में पढ़ते थे, काम करते थे, ठीक, कोई बिजनेस चालू कर सकते थे और रह भी सकते थे ईयू में। अब उनको क्या वीजा लेना पड़ेगा, 90 दिन से ज्यादा रहते हैं तो, ठीक। अब देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इस पे क्वेश्चन 2020 में यूपीएससी ने पूछा था, आप लोगों ने मेरा जो एनालिसिस वाला वीडियो है ओनली करंट अफेयर चैनल पे कि यूपीएससी में 2020 वाले में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, वो मैंने डिटेल में वहाँ शेयर किया, जरूर देख लिया होगा। अब इन्होंने यहाँ पे सिंपल बात है, ये जीआईबी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाली जो बर्ड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बर्ड है, IUCN की रेटिंग इसकी देखेंगे अभी हम लोग। इसको ये उड़ती है, ये काफ़ी कम हो गए, 190 करीबन शायद बच्चे हैं अब इंडिया में, और ये काफ़ी इंडेंजर्ड है, ठीक, विलुप्त के कगार पे भी ये होने वाली है। और इसका क्या है कि जो बिजली के तार होते हैं, आपने देखे होंगे बिजली के तार, ये जो लाइंस जाती हैं, इन पे क्या है कि कई फायर फ्लाई टाइप की वो चीज़ लगा देंगे, ठीक। तो जब भी ये उड़ेंगे तो ये इसको दिन में तो देख ही लेंगे, रात को भी, क्योंकि जुगनू की तरह चमकेंगे, तो 50 मीटर पहले ही जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपना रास्ता बदल लेंगे बस, और ताकि इससे एंटेंगल होके मर वर ना जाए, बस ये मेन इसमें यहाँ पे बताया कि ये MOEF और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के बीच का इनिशिएटिव है, यूनिक इनिशिएटिव है, और ओवरहेड जो तार होते हैं उनसे जो है नुकसान ना पहुंचे, ठीक। और ये एक तरीके के फ्लैप्स हैं जो कि ये पावर लाइन पे लगा दिए जाएंगे, वही सारी बात है, 50 मीटर पहले निकल लेंगे, और ये डाइवर्टर की तरह काम करेंगे, बिकॉज दे लुक लाइक फायर फ्लाइज, मतलब जुगनू की तरह लगते हैं, डिस्टेंस से शाइनिंग पावर लाइन्स को दिखेगी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है आपका, 15 kg तक की होती है, वन ऑफ द हैवी, मतलब या उड़ने वाले पंछियों में सबसे भारी पक्षियों में से एक है, ठीक। और ये ड्राई, मतलब कहाँ पे रहते हैं, लोकेशन समझ लीजिए, ड्राई ग्रासलैंड्स और स्क्रबलैंड्स में रहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये जो है आपका स्थानिक पक्षी है, एंडेमिक है, इंडियन को सब कॉन्टिनेंट में ही सिर्फ पाई जाती है, ठीक। नेचुरल हैबिटेट इसका क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में ये फाउंड होती है, गुजरात में भी, लोकेशन देखिएगा इसके, नेशनल पार्क जरूर देखिएगा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में भी, और पाकिस्तान में भी होती है, लेकिन पाकिस्तान में क्या है, हंटिंग बहुत की जाती है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अच्छा, IUCN का जो आपकी थ्रेटेंड लिस्ट होती है, इसमें जैसे कि नियर थ्रेटेंड है, फिर उसके बाद आपका इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एक्सटिंक्ट, ये सब, ये इसका जो 9 तरीके की कैटेगराइजेशन है, आपका वर्गीकरण है, इसको जरूर नोट्स में लिख के दीजिए जो भी हमारे पेड ग्रुप में है, ठीक। लेस देन, या फिर जो लोग कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं वो लिख के यहाँ पे कमेंट भी करिए प्लीज। लेस देन 150 बर्ड अब रह गई हैं, 190 नहीं, और इंडियन का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वाला, इसके शेड्यूल 1 में जो भी जानवर हैं उनको ढंग से पढ़ लो, उनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ये होती है स्मार्ट वर्क, ठीक, हार्ड वर्क नहीं। अब कई लोग पूछते हैं सर कौन सा जानवर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, देखिए शेड्यूल 1 वाला पढ़ना है, यही वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, आपका नेशनल पार्क ये सब भी इसी एक्ट के अंतर्गत बनाया जाता है। तो शेड्यूल 1 जो है सबसे बड़ी इसकी वो है, मतलब प्रोटेक्शन भी दी जाती है, और सेकंड पार्ट ऑफ शेड्यूल 2 भी जो है वो भी सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ को। तो शेड्यूल 1 में जो कम से कम जानवर हैं उनके सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जान लेना चाहिए, ठीक। जैसे कि डुगोंग,
अब ये क्या है आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक। पूछूंगा तुम्हें क्वेश्चन जरूर, क्योंकि जो आंसर देगा वहीं सिलेक्शन लेगा। अब थ्रेड वही है, कोलिजन इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है। और अच्छा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्या क्या थ्रेट है ये जान लेते हैं। बिजली से मतलब इनको झटका उटका लगने से मर जाते हैं और कोलिजन भी हो जाता है। कई सारी प्लांटेशन और एग्जॉटिक श्रब लगा देते हैं डेजर्ट्स में एफॉरेस्टेशन के नाम पर, ये भी गड़बड़ है, ठीक। एग्जॉटिक श्रब क्या है कि मतलब जो उस जगह की नेटिव नेचुरली फाउंड वेजिटेशन नहीं है ट्री, उसको लाके यहाँ लगा देना, ठीक। जैसे कि यूकेलिप्टिस का आपने नाम सुना होगा। यूकेलिप्टिस जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला था, इंडिया ने इसको सोशल फॉरेस्ट्री के नाम पे पूरे रोड के किनारे, हाईवे किनारे लगा दिया। और ये बहुत ही ज्यादा जो है पानी पानी पीयू या फिर पानी खींचू टाइप की वैरायटी है, बहुत ज्यादा। इसने जो है कई जगह पे वाटर टेबल भी डाउन कर दिया है, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं कि इससे अब ऐसे ही जब यहाँ पे प्लांटेशन होता है तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी दिक्कत है। हंटिंग पाकिस्तान में धड़ल्ले चल रही, माइनिंग हो रही है, विंड टर्बाइन आपने देखे होंगे, सोलर फार्म्स, ठीक। इरिगेशन और फार्मिंग टेक्नोलॉजी, इन सबसे भी इनको नुकसान है। आगे हम लोग अपने कौन बनेगा आईएएस वाले कैटेगरी पे। सिंपल क्वेश्चन ये है कि गुड गवर्नेंस टुडे से रिलेटेड आपको ट्रू देखना है, ठीक। ये 23 दिसंबर किया था, नहीं 25 दिसंबर को अटल बिहारी जी का ये आपका क्या है, बर्थडे होता है। और ये एक तरीके ये भी शो करता है कि गवर्नमेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज क्या है इसको फुलफिल करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है, ठीक। अच्छा, सुशासन होता है, एक होता है गुड गवर्नेंस, यानी एक तो होता है शासन, ठीक, और एक होता है सुशासन। तो सुशासन की बात हो रही है तो गुड गवर्नेंस की बात होती है। इसके कई सारे पहलू होते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, मेंस वाला जोड़ देख लीजिए, जैसे जीएस पेपर 2 का इंपॉर्टेंट वो है। अकाउंटेंसी होती है, पार्टिसिपेशन यानी सहभागिता होता है, कंसेंसस होना होता है, मतलब सबकी सर्वसम्मति होनी चाहिए, ठीक। आपका ट्रांसपेरेंसी और कौन से है, और इसमें यही है कि आपका सिंपल लॉज होने चाहिए, ठीक। ट्रांसपेरेंसी बता दी। ऐसे 7-8 है, इसको जरा आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। यूपीएससी के मेंस अभी चालू होने वाले हैं, उसमें जोड़ आ सकता है, यूपी पीसीएस में भी आ सकता है ये, ठीक। गुड गवर्नेंस तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके बिना जो है डेवलपमेंट हो नहीं सकता है। इंडियन स्टेटमेंट थे और 3 बार ये प्राइम मिनिस्टर बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न से भी इनको नवाजा जा चुका है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीजी बॉक्स करके इन्होंने बनाया। पहले हम लोगों ने पढ़ा है डीजी लॉकर, ये बीजी नहीं हो गया, सो इसको फिर से लिखते हैं, डीजी लॉकर हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या है, बॉक्स बनाया है। ये क्या है, स्टोरेज देगा, क्लाउड स्टोरेज। और जैसे कि अभी गूगल ने बोला कि 1 जून 2000, सब लोग अपनी फोटो वोटो निकाल के रख लेना, बैकअप ले लो। 1 जून 2021 में क्या है, उसके बाद ये लोग जो आप लोग को देते हैं ना अनलिमिटेड फोटो, आप लोग जो है अपलोड कर सकते हो, वो कह रहा है कि अब नहीं देंगे, अब हम पैसा लेंगे, बहुत हो गया, ठीक। तो डीजी बॉक्स जो है ये फाइल शेयरिंग क्लाउड स्टोरेज है, नीति आयोग ने चालू किया है आत्मनिर्भर इनिशिएटिव के अंतर्गत। ये मेड इन इंडिया सर्विस है जो स्टोर और इनक्रिप्ट डाटा करेगा, यही सारी बातें यहाँ पे, ठीक। तो सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। अच्छा, डीजी बॉक्स नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी ने की है। आप लोग को बताना है कि नीति आयोग के चेयरमैन का क्या नाम है, नीति आयोग के चेयरमैन का क्या नाम है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान से एक एक शब्द को सुना करिए। द अनाउंसमेंट वाज मेड अ फ्यू वीक्स, ये गूगल अनाउंस ने जब कह दिया कि हम नहीं अब पैसा लेंगे, ये वाली बात है। फ्री डी बॉक्स है, 20 GB का स्टोरेज है, 2 GB से बड़ी साइज ना डालना मेरे भाई। और इसके बाद जो है जीमेल का इंटीग्रेशन भी हो सकता है, अनलिमिटेड एक्सटर्नल कोलैबोरेशन भी हो सकता है, जिसके लिए आपको 5 TB तक का स्टोरेज मिल सकता है। लेकिन उस 5 TB में 10 GB से बड़ी फाइल मत डालना मेरे भाई। और उसके बाद जो है डीजी बॉक्स जो है ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत स्टोर इंडिया की मतलब इसको रखा गया है। इस तरीके से आज का हमारा सेशन खत्म होता है। आप लोग अगर यूपीएससी और ईपीएफओ का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 9696060660 पे ये 10 पे कॉल करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज, मटेरियल, डाउट डिस्ट्रक्शन और सारा कुछ आप लोग का कराया जाएगा। मतलब एक एक चीज पर्सनल गाइडेंस किया जाएगा, सारी मिस्टेक्स अभी कराई जाएंगी ताकि बाद में आप एग्जाम में कोई मिस्टेक ना करें। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। पसंद आता सबको बताइए। 6 बजे मिलना है, यहीं पे आना सबको, साथ में प्रीमियर करके देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।